सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है मृतजीवी। तो आपको तो जैसे पता ही है कि पिछली वर्कशीट में हमने विषमपोषी और स्वपोषी के बारे में पढ़ा, यानी ये पोषण की प्रणालियां हैं। ऐसे ही आज हम मृत जीवियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये मृत जीवी क्या होते हैं, कैसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। देखे हैं, आपने भी देखे हैं ना। देखिए यहाँ पर जो चित्र दे रखा है उसमें भी ये दिखा रखा है कि इस तरीके की गुच्छेदार संरचनाएं जो छाते की तरह होती हैं। अब ये सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। यानी ये जिंदा रहने के लिए जो भी पोषक तत्व हैं वो इन सड़ी गली टूटी टहनियों जो वृक्ष की होती हैं उनसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसे हम मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। जैसे हमने स्वपोषी और विषमपोषी पोषण प्रणाली पढ़ी थी, ऐसे ही आज हम समझ रहे हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली को। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो समझ में आया आपको। आज हम पोषण की तीसरी प्रणाली पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मृतजीवी पोषण प्रणाली। और जो इस पोषण का उपयोग करते हैं, इस पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं ना, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में, यानी ऐसे जीव जो किसी मृत अथवा सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना पोषक तत्व यानी अपने जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें जरूरी चाहिए वो प्राप्त करते हैं। तो इसे हम मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं जैसे कवक, छत्रक यानी इंग्लिश में उसे हम मशरूम कहते हैं, उसको तो आप सब जानते ही होंगे। ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट से अल्कोहल बनता है और यीस्ट जो होता है उससे ब्रेड बनती है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मृत जीवियों के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको जो चित्र दिखाया था तो उसमें बताया हुआ है कि गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक, जिसे हम इंग्लिश में मशरूम भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फिर ये कवक अचार और चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियों को प्रदान करती है। आप देखिएगा, देखिए जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि भाई हम तो ये बोलते हैं कि अचार में फुई लग गई, वो वाइट आप देखते हैं ना, कई बार कोई चीज़ खराब हो जाती है उस पर वाइट कुछ फंगस सी आ जाती है, तो वो होते हैं कवक। और कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे बढ़िया मौसम होता है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। यानी अभी जैसे अभी हम आगे बताएंगे भी आपको कि आप देखिएगा ब्रेड पर भी वो छोटी छोटी वो हरी हरी फंगस होती है, वो भी यही चीज़ है। ये जो बीजाणु होते हैं ये वायु में उपस्थित रहते हैं और जैसे ही ये किसी ऐसे उत्पाद पर बैठते हैं जो खास तौर से नम होता है, ऐसी परिस्थितियाँ तो हमें वर्षा ऋतु में ही मिलती है ना, यानी जिसमें हम बोलते हैं ना कि सीलन से फैली रहती है। तो ऐसे में ये अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म देते हैं और इनमें वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद है कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। जैसे उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। छत्रक यानी मशरूम आप सबको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है और जानते हैं बाज़ार में अगर जाएंगे ना तो बहुत महंगी सब्ज़ी के रूप में मिलता है, यानी होटलों वगैरह में जब हम जाते हैं तो। और वो उगता इस तरीके से है
जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल भी बहुत सारे काम आते हैं क्योंकि कई दवाइयों में अल्कोहल डाला जाता है तभी वो दवाइयाँ बनती हैं। इसी तरह यीस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। फिर कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम की औषधि बनाने में किया जाता है। जो पेनिसिलिन एक दवाई आती है उसमें उस कवक का नाम होता है पेनिसिलियम, उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से तो ये कवक हमारे लिए उपयोगी हुए, लेकिन कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। जैसे कई बार दाद हो जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे खास तौर से जो थाइज होती हैं, वहाँ पर कई बार बोलते हैं कि हमारी थाइज लग गई हैं, तो वहाँ पर वो पैच सा बन जाता है एक, वो दाद कहलाता है और वो भी इस कवक के कारण ही होता है। तो कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और हमारे लिए रोग भी पैदा कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं। अब एक गतिविधि करते हैं। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि आप उस पर रोए जैसी संरचना आपको ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचनाएं ही कवक कहलाते हैं। और आप देख लीजिए, इसको पानी में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2-3 दिन बाहर छोड़ दीजिए, आप इस पर देखेंगे कि कुछ फंगस सी लग गई, उसे ही हम कवक कहते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो ये है, और ये हमारा उत्तर नंबर 4 भी है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। इसे ही हम सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे भी एक ही जगह पर और अपना आवास यानी जहाँ पर वो रहते हैं और जो पोषक तत्व जो प्राप्त करते हैं उन्हें वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे ही हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, तो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। यानी देखिए क्या होता है कि वो जो वृक्ष होता है वो कवकों को पोषण प्रदान करते हैं ताकि वो और ज़्यादा बढ़ते हैं, उनका विकास होता है, लेकिन बदले में वही कवक उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में मदद देते हैं। तो इस तरह से दोनों में आपसी संबंध होता है जिसे सहजीवी संबंध कहते हैं। फिर लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। यानी लाइकेन कुछ जीव होते हैं जिसमें 2 पार्टनर्स होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक कहलाता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यानी दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसे ही हम सहजीवी संबंध कहते हैं। अब आपको समझ में आया। अब इसी के ऊपर आधारित हम अपने प्रश्नोत्तर को करते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो है वो खालिस्तान है, तो इसमें लिखा है खालिस्तान व खालिस्तान कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो कोई भी 2 कवक इसमें आपको लिखने, जैसे मैंने लिखा यीस्ट और पेनिसिलिन कवक हमारे लिए उपयोगी हैं, तो आप कोई 2 और भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नर्म मौसम में छोड़ी जाती हैं। यानी आपने देखा होगा कई बार आपकी लेदर की जैकेट्स हैं या कुछ भी ऐसी लेदर की चीज़ होती है जो कि अगर बारिश के दिनों में आप देखना, अगर आप उसको खुले में रख देंगे ना तो वे कवक के कारण खराब हो जाती हैं। किसके कारण खराब होती हैं? कवक के कारण। फिर तीसरा प्रश्न है कि लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन होता है? जिसमें क्लोरोफिल होता है शैवाल। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए मैंने जो ऊपर ये मार्क कर रखा है इसको भी हम उत्तर नंबर 4 बना सकते हैं और चाहे तो उदाहरण के रूप में आप लाइकेन वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। और उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन जो कवक होते हैं उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो इसके उत्तर में हम ये लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।